हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो जैसा कि आपको पता है, हम राजन सीरीज को स्टार्ट किए हैं मैथ फोर्थ पेपर गणित शिक्षण। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रश्न नंबर 47 तक पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था भाजक भागफल भाज्य क्या होता है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले फ्रेंड प्रशिक्षुओं और क्लासमेट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ के वहाँ से पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स मैथ्स का प्राप्त कर सकते हैं यहाँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड का सारे मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर और राजन सीरीज़ के वीडियो लेक्चर और कुछ अलग से एमसीक्यूज़ हमने पढ़ा दिए अपने इस चैनल पे। तो जाइए वहाँ से देखिए, वीडियो को पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए प्रश्न नंबर देखिए भाजक क्या है। ठीक है, वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। तो मान लीजिए भाजक क्या हो जाएगा, किसी संख्या में भाग दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा आपका। ये आपका भाज्य हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, भागफल क्या हो जाएगा, फिर भागफल ये हो जाएगा आपका भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे भागफल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 है। जो हमारे इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। भिन्न से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यदि कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहा जाता है। जहाँ m एवं n क्या है, पूर्णांक हैं, संख्याएं हैं और n बराबर 0। ठीक है, यानी कि भिन्न क्या होता है, भिन्न वह संख्या होती है जिसे m/n के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या 0 हो सकती है। ठीक है, और m, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को i मान लीजिए डिनोट कर रहे हैं हम, तो यही हो जाएगा आपका भिन्न। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव पूर्णांक हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को अंश यानी कि न्यूमरेटर तथा नीचे वाली संख्या को हर यानी कि डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 है। देखिए इसके प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख करके ये वीडियो देखिएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है, जो समझना है वो कमेंट करिएगा। संयुक्त भिन्न किसे कहा जाता है। यदि किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या शून्य रहित कोई भिन्न, मान लीजिए 2/8 हो गया, पूर्ण संख्या शून्य रहित भी हो तो उसे मिश्र भिन्न अथवा संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 सही 1/2, 5 सही 5/2, 3 सही 1/5 इत्यादि सारी क्या है, संयुक्त भिन्न कहलाएंगे। संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न को एक ही कहते हैं, जो क्या हो, किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या शून्य रही। देखिए जैसे पूर्ण संख्या ये 1 हो जाएगा इसमें। देखिए कहने का मतलब ये है, जो सही के रूप में रहता, मान लीजिए 2 सही 2/10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो पूर्ण संख्या है ये शून्य रहित होना चाहिए, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए, तो मिश्र भिन्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, भागफल किसे कहते हैं। ठीक है, भागफल किसे कहते हैं। भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 क्या है, किसी संख्या 16,292 में 6 का स्थानीय मान एवं जाति मान ज्ञात कीजिए। तो 16,292 में देखिए 6 का स्थानीय मान देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6000, यानी कि 6 गुणे 1000 बराबर 6000। 16,292 में 6 का जाति मान कितना हो जाएगा, तो 6 का जाति मान क्या होगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, 6 का जाति मान क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। प्रश्न नंबर 52 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें।
तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 टाइम 9 यानी कि 99,999। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की सर्वाधिक छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,000। ठीक है, तो घटाएंगे आप इसमें से 99,999 में से 10,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 89,999। तो यही आपका क्या हो गया? अंतर हो गया। तो इसके घटा दिए हैं बड़ी संख्या में से 5 अंकों की छोटी संख्या को घटा दिए हैं, तो हमको क्या मिल गया है? इनका अंतर मिल गया है, डिफरेंस मिल गया है। प्रश्न नंबर 53 है, देखिए प्रश्न नंबर 53 क्या है? 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? ऑल काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? तो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि मान लीजिए 1 2 3 4 यानी कि अप सो ऑन n संख्याएं हैं, यानी कि 1 से लेकर n संख्याएं अगर माना दिया गया है तो इन सारी संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं? तो उसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, जहाँ n बराबर क्या है? जितना प्राकृतिक संख्याएं n बराबर 100 दिया गया है। ठीक है, 1 से 100 तक, तो 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग निकाल लेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। तो n बराबर 100 हमको ऑलरेडी दिया है, तो तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, n प्लस 1/2। तो आप इसमें देखिए 101 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 100 गुणे 101 बटे 2 से 50 बार में इसको काट दीजिए, फिर 50 इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका 5050 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार बहुत इजी है राजन सीरीज में मैथ्स। राजन सीरीज नहीं, ऑब्वियसली ये जो डी.एड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ है, ये बस पढ़ते जाना है, समझ में आता जाता है। सब ये छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया रहता है। परिधि को परिभाषित कीजिए। तो परिधि को परिभाषित कीजिए। परिधि क्या होता है? सरकमफरेंस। ठीक है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे परिधि किसको कहते हैं? मान लीजिए ये जो वृत्त बना है ना, तो यहाँ से इसको अगर हम कट कर देते हैं ए पॉइंट से, तो ये हमें कैसे दिखेगा? इसे फिर इसे ऐसे मान लीजिए इधर कट करेंगे और इसे इधर कर देंगे, फैला देंगे, और इसे इधर फैला देंगे, तो एक ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ए से कट किए हैं और जहाँ पे यहाँ से फिर बी मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा? जो इसका लंबाई होगा, यानी कि इसके जो किनारे का जो पूरा लंबाई है, वही क्या है? वृत्त की परिधि हो जाती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। और r क्या हो जाएगी? उसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 55 है, कोण को परिभाषित कीजिए। एंगल को परिभाषित करना है। तो दो रेखाओं या दो किरणों, यानी कि दो रे, टार्च क्या होता है? जो ये टार्च होता है, मान लीजिए अगर ये टार्च है, ठीक है, अगर ये फोकस कर रहा है या लाइट निकल रहा है, देखिए एक पॉइंट से क्या हो रहा है? निकल रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो किरण को कैसे प्रदर्शित करेंगे? ऐसे करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो ये किरण हो गया। ठीक, तो जो दो रेखाओं या दो किरणों के बीच, तो मान लीजिए एक किरण ये इधर गया, और मान लीजिए एक टार्च इधर आप जलाएं और एक टार्च इधर जलाएं। ठीक है, तो दो किरणों के बीच के झुकाव, देखिए इन दोनों के बीच में जो झुकाव क्या है? थीटा है, को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। ए को हम कोण का शीर्ष, तो इसका कोण का शीर्ष क्या हो जाएगा? ये ए मान लीजिए, तो ये क्या है? कोण का शीर्ष है। ठीक है, तथा ए बी, ठीक है, तथा मान लीजिए और ये ए बी, ठीक है, वह ए सी क्या आ जाएंगे? कोण की भुजा। तो आपको पता है जब मान लीजिए ये एक कोण हो गया, तो आपका क्या? एक ये भुजा हो जाएगा और एक ये भुजा हो जाएगा। उसी प्रकार आपका ये देखिए यहाँ पे ए सी भी क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, और ए बी भी भुजा हो जाएगा। और झुकाव क्या होगा? इसी जो झुकाव होता है, इसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ट्रायंगल किसे कहते हैं बताइए, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन असंरेख, यानी कि असंरेख मतलब जो एक दूसरे की एक सीध में ना हो, एक लाइन में ना हो, उसे असंरेख कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर
तीन असंरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? असंरेख। देखिए हम लोग इसे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए और एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए। देखिए ये असंरेख कैसे हैं? ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अगर इसको आप एक्स वाई तल यानी कि 2D में देखेंगे तो इसका दूरी यहाँ से क्या है, कुछ और है। केंद्र से दूरी इसका देखिए, यहाँ से केंद्र से दूरी इसका दूरी इस बी पॉइंट का कुछ और है। केंद्र से देखिए इस सी पॉइंट का दूरी कुछ और है। यानी कि क्या है, इन सब का दूरी क्या है, असंरेख हो गए, यानी कि एक सीध नहीं है। देखिए ये इधर तीनों को मिला पाएंगे, नहीं मिला पाएंगे। जब तीनों को एक लाइन में नहीं मिला पाएंगे तो वो असंरेख कहलाती है। इस प्रकार तीन बिंदु ले लीजिए ऐसे और इन्हें मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जो आकृति बनेगी उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या है? वर्ग से क्या आशय है? तो वर्ग का परिभाषा लिखना है। तो चार समान भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसकी भी भुजा a सेंटीमीटर, 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 यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DC, ये सारी क्या जाएंगी, वर्ग की परिभाषा में आ जाएंगी। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तभी वर्ग होगा। व्यास किसे कहते हैं? डायमीटर। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, तो मान लीजिए बिंदुओं ए हो गया और बिंदु बी हो गया, ठीक, मिलाने वाली वह सरल रेखा, तो मिलाने वाली यह सरल रेखा जो ओ से जा रही है, जो वृत्त के केंद्र से होकर, यानी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, तो मान लीजिए वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं हमने ए और बी को लिया है, इसको मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है जो केंद्र से जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। ये क्या हो गया आपका, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी दूरी आर हो जाएगी, यहाँ से भी दूरी आर हो जाएगी। तो इसी को क्या कहेंगे, आर प्लस आर मिल के 2r हो जाएगा। तो 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। प्रश्न नंबर 59 है, यदि अंडर रूट 19,600 बराबर 140 हो तो 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान ज्ञात करना है तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव चिन्ह को हटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, दशमलव चिन्ह हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना एक लिख के गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो अंडर रूट 0.0196 है इसमें क्या करेंगे, गुणे 1 लिख करके 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3 4 बटे, फिर नीचे भी करेंगे ना 1 2 3 4। ठीक है, देखिए ये इससे कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसमें गुणा काटेंगे नहीं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 196 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो अंडर रूट 196 अपान 10,000, तो 196 किसका वर्ग है, 14 का। ठीक है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा और नीचे क्या है 100 गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 14/100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए भाग देंगे 100 से तो क्या होगा, 2 अंक पे दशमलव लगाना है, यानी कि 0.14 आपका 2 अंक पे दशमलव लग गया। ठीक है, इस प्रकार हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। प्रश्न नंबर 60 क्या है, 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में लिखिए, यानी कि 3 रुपये को और 8 पैसे को रुपए में लिखना है। तो आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 3 रुपये 8 पैसा में, तो 3 तो रुपया है ही, इसको तो चेंज करने की दिक्कत है नहीं, और 8 पैसा, ठीक है, तो 8 पैसा में क्या करेंगे, प्रति 100 पैसे में से 8 पैसा हम लोग देख रहे हैं, तो क्या जाएगा 8/100 हो जाएगा। तो 3 रुपया अब प्लस 8/100 रुपया, तो फिर यहाँ पे 2 अक्षर पे 2 पॉइंट पे दशमलव, तो 0.08 हो गया। ठीक है, तो 3 + 0.08
हमारा 3.08 रुपया ये हो गया, यानी कि 3 रुपये 8 पैसा को हम लोग क्या कहेंगे, 3 रुपये 8 पैसा का मतलब हो गया 3.08 रुपये। ये आपको चेंज करने का रूल है। समभिन्न किसे कहते हैं, यानी कि प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं, जिन भिन्नों में अंश क्या होते हैं, हर से छोटे होते हैं, तो इस प्रकार की भिन्नों को सम या उचित भिन्न, सम या उचित भिन्न या प्रॉपर, यानी कि सम भिन्न को क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अंश क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि मान लीजिए अंश क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, अंश छोटा होता है सम भिन्न में और हर बड़ा, यही याद रखना है एग्जाम में। अंश छोटा होगा और हर बड़ा, तो इसे सम भिन्न कहेंगे या उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न। जैसे देख लीजिए उदाहरण में, देख लीजिए 2 क्या है, अंश क्या है, छोटा है। 4 भी क्या है, अंश छोटा है। 3 भी क्या है, अंश छोटा है 10 से। 1 भी क्या है, 7 से छोटा है। और इसमें देखिए हर बड़ा है। 3 क्या है, 2 से बड़ा है। 3 क्या है, 2 से बड़ा है। 7 क्या है, 4 से बड़ा है। 10 भी क्या है, 3 से बड़ा है। 7 भी 1 से बड़ा है। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, समभिन्न हो जाएगा। विषम भिन्न क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा। तो विषम भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न, विषम भिन्न को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। विषम भिन्न को इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न याद रखिएगा। जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, तो इस प्रकार की भिन्नों को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न, यानी कि जो विषम भिन्न होता है उसमें क्या होता है, अंश क्या होता है, बड़ा होता है। अंश क्या होता है, बड़ा होता है और हर छोटा होता है, ठीक है। ये इसका शर्त है। तो आपका 5/2 देखिए अंश बड़ा है, 12 भी अंश बड़ा है, 8 भी 3 से बड़ा है, 17 भी 11 से बड़ा है, 11 भी 3 से बड़ा है। तो ये सब क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। ये विषम भिन्न के उदाहरण या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न के उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 63 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 63 है, 8.754 को विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है। यानी कि इसको दशमलव से सीधे विस्तारित रूप में लिखना है। तो 8.754 क्या है, तो 8 + 0.7 हो जाएगा, 0.05, 0.004। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है। अगर ये 8.754 है तो ये इकाई के स्थान पे है, ये दशमलव के एक स्थान के है, दशमलव के दूसरे स्थान पे, दशमलव के तीसरे स्थान पे। तो अगर आप जोड़ते हैं 8.0 को 8.0 हो गया, फिर आपका 0.7 हो गया, फिर दूसरे पे स्थान पे है तो 0.05 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे 0.004। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.754 आ जाएगा। तो उसी को विस्तारित करना है। तो 8 + 0.7 0.5 0.05 0.005, ठीक है। तो 8, अब यहाँ दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक अंक है दशमलव के बाद, यहाँ से एक अंक हटाना है। तो 0.7 में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। ऊपर फिर क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हटाना है। 2 अंक से बाद दशमलव लगाना है इधर दाहिने साइड। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 2 0 से गुणा करेंगे, एक लगा के। तो 5/100 हो जाएगा। इधर 3, इधर देखिए 3 से, तो नीचे क्या हो जाएगा, 4/1000। यहाँ पे 1 0 छोड़ दिया है, 4/0 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी को विस्तारित रूप में लिखने को कहते हैं। जोड़िए, क्या जोड़िए, 13.279 3.00046 एवं 742.0000372। तो जोड़िए, दशमलव के बाद जो भी अंक है दशमलव के नीचे रहेगा, उसके बाद लिख देंगे। देखिए 13.279 हो गया, ये दशमलव का जोड़ तो सभी को आता है। 13.279 हो गया, फिर 3 पॉइंट, इसके बाद देखिए दशमलव एक सीध में है, देखिए
0.1 में। उसके बाद इधर जितनी संख्या है उसको लिख दिया गया है, इधर जितनी संख्याएं हैं उसको लिख दिया गया है सीरियल से, और क्या किया गया है, सबको सिंप्लीफिकेशन के तौर पे जोड़ दिया गया है। प्रश्न क्या है, 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 1.4 को प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए। तो 1.4 को क्या करेंगे प्रतिशत में लिखने के लिए, गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, जब 100 करेंगे तो क्या होगा, 1.4 तो 1.4 में 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा, तो 140 फिर दशमलव 0 हो जाएगा, यानी कि 140.0 यानी कि 140% हो जाएगा। ठीक है, वो गलत दिया है। प्रश्न नंबर 66 है, 18.5% को दशमलव भिन्न में लिखिए। तो सीधी सीधी बात है, 18.5 है गुणे, ठीक है, परसेंटेज की जगह 1/100 कर दीजिए। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे देखिए, अब दशमलव 2 अंक खिसका दीजिए, ये दशमलव इधर 2 अंक खिसका दीजिए, तो आपका 0.185 उत्तर हो जाएगा। या आप स्टेप में करना चाहते हैं तो 185/10% भी लिख सकते हैं। कहिए कैसे, तो 18.5 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से पहले गुणा कर देते हैं, यानी कि दशमलव को सबसे पहले क्या किया है, दशमलव हटाया है। ऊपर नीचे देखिए 10 से गुणा किया है तो 185 नीचे 10 हो गया है। फिर 185/10 में क्या किया है, भाग दिया है, 100 से भाग क्यों दिया है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है गुणे 1/100, या इसको भाग के रूप में भागा 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो 185/10 गुणे 1/100 हो गया, 185/1000 हो गया 0.185। यानी कि एग्जाम में आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड में क्या करना है आपको, जिस प्रकार वनडे एग्जाम में डायरेक्ट आंसर निकाल करके लिख दिया जाता है, वैसे नहीं लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है। ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। तो पहले दशमलव को हटाएंगे, एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर में पहले दशमलव को हटाया, ऊपर नीचे 10 से गुणा किया है। ठीक है, आपको मिलेगा, जब डायरेक्ट आप यहाँ से 185 ऐसे करके लिख देंगे तो नंबर आपको भी मिलेगा, लेकिन मान लीजिए 1 नंबर है तो आधा नंबर मिलेगा, ऐसे मिलता है। इसलिए रिस्क नहीं लेना है, स्टेप में जितना हो सके। तो 185/10 हो गया, दशमलव हटा दीजिए। उसके बाद 185/10 में क्या करेंगे हम, ये स्टेप नहीं रहेगा तभी भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेप रहना चाहिए, पहला वाला स्टेप कि दशमलव हटाया गया है। तो 185/10 गुणे 1/100 होता है, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 है, 112, 252 तथा 99 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए गुणनखंड विधि से लौसा निकाल लीजिए ऐसे ही। तो 112, 252, 99, पहले 2 से काटिए, 2 से 56 बार में, 2 से 126 बार में, 99 2 से कटेगा नहीं, फिर 2 से देखिए 28 दूना 56 हो जाएगा, 63 दूना 126, फिर 99 नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से 28 नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ा में आता है नहीं, 3 से 9 बार में 27 कटेगा तो 28 नहीं आता है, 3 से 21 बार में कट जाएगा, 21 तीन 63 हो जाएगा, 33 कट जाएगा, 99 कट जाएगा, फिर क्या करेंगे 3 से काटेंगे, फिर 28, फिर 7, फिर 11, फिर 7 से 28 कटेंगे 4 बार में, फिर 7 से 1 बार में, फिर 7 से 11 नहीं कटेगा, फिर क्या करेंगे 4 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे। तो लौसा हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 11, यानी कि 11,088 हमारा लौसा हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 67 तक पढ़ लिया। जाइए जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल सकता है। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।